Hello everyone, welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 6 is Classes and Object, and today we are going to cover topic that are function returning object, constant member function and friendly function, and this is part 3. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट. तो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का जो मतलब होता है वो ये है कि फंक्शन जो होते हैं कैन नॉट ओनली रिसीव ऑब्जेक्ट्स एज आर्गूमेंट बट ऑल्सो कैन रिटर्न देम. तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एज अ आर्गूमेंट ही रिसीव नहीं कर सकते बल्कि हम उन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं. जैसे ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास देखो ये क्लास है कॉम्प्लेक्स. तो इसमें कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई. तो एक रियल पार्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक इमेजनरी पार्ट के लिए. जैसे एक्स प्लस आई वाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म होती है, ये रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है. उसके बाद हमारे पास है पब्लिक में देखो क्या है, इनपुट. तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नेम इनपुट है, जिसमें हमने रियल और इमेज लिखा है. यहाँ पर हमारा रियल है REL और यहाँ पर इमेज लिखा है. तो x इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया रियल और y इक्वल्स टू क्या कर दिया इमेजनरी. तो उसके बाद हमारे पास देखो क्या है, फ्रेंड कॉम्प्लेक्स सम कॉम्प्लेक्स. तो इसमें हमने क्या किया है, हमने फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड यूज़ किया है, सम को हमने फ्रेंड यूज़ किया है. तो कॉम्प्लेक्स वो क्रिएट हुआ है. उसके बाद वॉइड शो कॉम्प्लेक्स, एक हमारे पास और फंक्शन है जिसका नाम शो है. तो इसमें देखो कॉम्प्लेक्स सम, तो हमारे पास तीन फंक्शन हो गए. पहला हो गया हमारा इनपुट फंक्शन, दूसरा हो गया हमारा सम फंक्शन और तीसरा हमारे पास है शो फंक्शन. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास क्या है, जो ये हमारा सम फंक्शन था हम उसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर. तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स हमने C1 और C2 ले लिया है. उसमें देखो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्लास का नेम था, तो हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है C3. तो हम C3 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी के थ्रू हम जो है x एंड y का जो है मतलब कि हम उन्हें ऐड करके रिटर्न करवा रहे हैं. जो हमने ये एक फॉर्म यूज़ की थी, ये वाली देखो, ये वाली हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं x एंड y की. तो उसको हम देखो फिर उसके बाद C3 जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे हम रिटर्न करेंगे. तो C3 में हमारे पास डॉट x में क्या है, जो C1 डॉट x प्लस C2 डॉट x होगा तो वो ऐड होके C3 में चला जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दोनों x जो है वो हमने रियल के लिए यूज़ किया है, y हमने इमेजनरी के लिए यूज़ किया है. तो उसी तरह उसके बाद जो ये शो था, ठीक है, तो ये हमारा सम था. अब हम शो को देख रहे हैं, शो को हम डिफाइन कर रहे हैं. तो उसको देखो हम किस तरह से हमने C लिया है ओनली. तो C को हम C डॉट x जो है और C डॉट y यहाँ पर हमने देखो प्लस J लिखा है. तो हम इनको इस तरह से आउटपुट में लेकर आएंगे. तो मेन फंक्शन में देखो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हमने, A B एंड C. तो A डॉट इनपुट जो है हमारे पास वो क्या है 3.1 एंड 5.67 हो गया, और B डॉट इनपुट में क्या हो गया 2.75 एंड 1.2. तो जब ये कॉल करेगा इनपुट को, तो इसमें देखो हमारे पास इनपुट में क्या है, रियल और इमेजनरी. तो एक रियल होगा, एक इमेजनरी होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास 3.1 रियल है, 5.65 ये इमेजनरी है. इसी तरह इसमें ये रियल है, ये इमेजनरी है. उसके बाद जब ये सम हमारा एग्जीक्यूट होगा तो इसमें A और B दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि सम जो है सम को कॉल की जा रही है. तो सम हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, तो ये सारा हमारे पास परफॉर्म होगा. ठीक है. इन दोनों का ऐड होगा, वो हमारा किस में चला जाएगा A में, और सॉरी इन दोनों का ऐड होके हमारा जो है वो
यहाँ पर शो होगा और इन दोनों का ऐड होके हमारा यहाँ पर शो होगा। तो उसके बाद हम ए डॉट शो मतलब पहले जो इन दोनों का ऐड करेंगे उसको हम देखेंगे क्या आएगा, और फिर इन दोनों का ऐड क्या होगा, और फिर उन दोनों को ऐड करके इस तरह सी में क्या आएगा। जैसे हमारे पास मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखो हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास क्या आ जाएगा 3.1 प्लस क्या है, देखो शो, जो शो है ये इसमें ये हमारा 3.1 आ गया क्योंकि सी डॉट एक्स जो है वो ये है, और फिर जे है प्लस जे, ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया जे, और फिर जो सी डॉट वाई है ये हमारे पास क्या है 5.65, तो ये आ गया हमारे पास 5.65। तो ए में हमारे पास ये शो होगा, और जो बी है बी में हमारे पास क्या शो होगा, बी में हमारे पास जो है ये देखो सी डॉट एक्स, तो ये आ गया 2.75, तो ये सेकंड क्या आ गया 2.75, फिर आ जाएगा प्लस जे साथ में क्या है 1.2, तो y हमारा 1.2 है, और उसके बाद c डॉट शो, तो फिर उसके बाद इन दोनों का जो ऐड हुआ था, ठीक है, क्योंकि c देखो ये वाला है हमारा, तो इसमें हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का ऐड जो है वो इस तरह से होगा, तो इन दोनों का ऐड इकट्ठा होगा, इन दोनों का इकट्ठा, तो पहले इन दोनों का ऐड होगा, तो इन दोनों का ऐड होके हमारे पास c में आ जाएगा 5.85, और फिर प्लस क्योंकि हमने शो है तो शो में ये वाला फिर से शो होगा ना, तो ये प्लस जे आएगा, ठीक है, प्लस जे, और इन दोनों का जो ऐड होगा वो हमारे पास आ जाएगा 6.85। ये आप परफॉर्म करके देखना। तो ये हमारे पास होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट हैं उनको रिटर्न भी करवा सकते हैं, जैसे हम C3 को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास था रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। तो इफ़ अ मेंबर फंक्शन डज नॉट ऑल्टर एनी डाटा इन अ क्लास, अगर कोई ऐसा मेंबर फंक्शन है जो किसी भी डेटा को क्लास में ऑल्टर नहीं कर रहा, मॉडिफाई नहीं कर रहा, देन वी मे डिक्लेयर इट एज अ कांस्टेंट। तो हम उस फंक्शन को कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास है वॉइड मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, तो इस तरह से कांस्टेंट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास गेट बैलेंस फंक्शन, उसमें कांस्टेंट। तो क्वालिफायर जो ये कांस्टेंट है इज अपेंडेड टू द फंक्शन प्रोटोटाइप इन बोथ डेक्लरेशन एंड डेफिनेशन। तो जो डेक्लरेशन और डेफिनेशन है दोनों में हम इसे यूज करते हैं कांस्टेंट को। द कंपाइलर विल जनरेट एन एरर मैसेज इफ सच फंक्शन ट्राई टू ऑल्टर द डेटा वैल्यू। अगर मतलब कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा अगर ये वाले दोनों फंक्शन हैं जो वो डेटा वैल्यूज जो होंगी इनको ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंडली फंक्शन। तो फ्रेंडली फंक्शन क्या होता है, we have been emphasizing throughout this chapter that the private member cannot be accessed from outside the class। तो हम जैसे मैं आपको भी पढ़ा चुकी हूँ, आप भी सुन चुके हो, मुझे आप समझ चुके हो कि जो भी हमारे पास प्राइवेट मेंबर होते हैं हम उसको क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, उस क्लास के बाहर। तो दैट इज नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास। तो जो भी नॉन मेंबर फंक्शन है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते जो डेटा है प्राइवेट डेटा क्लास का। हाउएवर देयर कुड बी सिचुएशन, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है वेयर वी वुड लाइक टू क्लासेस टू शेयर अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, दो ऐसी क्लासेस आती हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को शेयर कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर अ केस वेयर टू क्लासेस, हमारे पास टू क्लासेस हैं मैनेजर और साइंटिस्ट हैव बीन डिफाइन, हमने इनको डिफाइन किया। तो वी वुड लाइक टू यूज फंक्शन, हमने इनकम टैक्स एक फंक्शन यूज किया है टू ऑपरेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ दीज क्लासेस। तो इन दोनों क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमने इस फंक्शन को मतलब कि ऑपरेट किया है। तो इन सिचुएशन में क्या होता है, C++ अलाउ करती है कॉमन फंक्शन को इस तरह को कि टू बी मेड फ्रेंडली विद बोथ द क्लासेस, ताकि ये जो फंक्शन है ये इन दोनों क्लासेस में फ्रेंडली क्रिएट कर सके, देयर बाय अलाउइंग द फंक्शन टू हैव एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ दीज क्लासेस। तो उन दोनों में जो भी प्राइवेट डेटा है उसको ये एक्सेस कर सके। तो सच अ फंक्शन नीड नॉट बी अ मेंबर
ऑफ एनी ऑफ दीज क्लासेस। तो इस तरह के फंक्शन को ज़रूरत नहीं है कि वो दोनों में मतलब उसको हम दोनों क्लासेस में डिफाइन करें, तो ऐसी ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ये देखो, टू मेक एन आउटसाइड फंक्शन फ्रेंडली, अगर हमने क्लास से आउटसाइड किसी फंक्शन को फ्रेंडली बनाना है तो वी हैव टू सिंपली डिक्लेयर द फंक्शन एज अ, तो हम सिंपली उस फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करके उसे फ्रेंडली क्रिएट कर देंगे। जैसे देखो, ये हमारी क्लास है ABC, बट इसको हम जो ये XYZ कोई भी हमारे पास ये फंक्शन है, इसको किसी और क्लास में भी हम एक्सेस करना चाहते हो तो इसके आगे आप फ्रेंड लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रेंडली फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो आप उसके आगे फ्रेंड लिख दो तो उसको हम किसी और क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अ फ्रेंड फंक्शन पोजेसेस सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम इस फंक्शन को, जो फ्रेंड फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, तो उसका स्कोप नहीं कि एक क्लास में लिमिट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब उसको हम कहीं पर भी किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। सिंस इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसका स्कोप ही नहीं है किसी क्लास में, तो हम ऐसा नहीं है कि इसको ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इसको कॉल कर सके। तो इट कैन बी इन्वॉक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो बिना ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसे नॉर्मली इन्वॉक कर सकते हैं। अनलाइक मेंबर फंक्शन, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स डायरेक्टली एंड हैज़ टू यूज़ द ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर विद ईच मेंबर नेम। तो जैसे हम इस तरह से करते थे, ठीक है, a.x इस तरह से हम उसको कॉल करते थे किसी को भी, उस तरह से नहीं है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट पार्ट ऑफ द क्लास विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग। हम इसको प्राइवेट में भी लिख सकते हैं, पब्लिक में भी लिख सकते हैं, पार्ट में कोई मतलब इसके मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यूजली इट हैज़ द ऑब्जेक्ट्स एज आर्गूमेंट। तो ये यूजली क्या है, ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं एज अ आर्गूमेंट। तो जैसे ये देखो, हमारे पास क्या है, क्लास का नेम है सैम्पल, तो इसमें दो वेरिएबल हैं A एंड B, और पब्लिक में देखो सेट वैल्यू, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें A 25 है, B 40 है। तो ये हमारे पास देखो मीन, तो मीन को हमने फ्रेंड क्रिएट कर दिया, तो इसको हम किसी और क्लास में भी कॉल कर सकते हैं। तो सैम्पल S, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गूमेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि सैम्पल हमारे पास क्या है, क्लास है। तो क्लास के साथ जो भी हम डिफाइन करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम एज अ आर्गूमेंट ले रहे हैं फ्रेंड में। तो उसके बाद देखो मीन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें होगा क्या, तो रिटर्न फ्लोट जो है वो क्या करेगा, s.a s.b, तो इन दोनों को जो है वो ऐड करके 2.0 के साथ डिवाइड करके रिटर्न कर देगा। तो मेन में क्या हो रहा है, सैम्पल x, तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने x, तो x डॉट सेट वैल्यू, जब भी ये सेट वैल्यू को कॉल करेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा। तो सेट वैल्यू में हमारे पास क्या है, 25a है, b 40 है। तो मीन वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मीन x, तो मीन x फिर इसको कॉल की जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, 25 प्लस 40, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 25 प्लस 40 कितना होगा, तो देखो इसमें क्या बोल रही थी मैं कि इन दोनों का ऐड होगा, क्योंकि इसमें हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो A 25 है, B 40 है, तो इन दोनों का ऐड होके हमारे पास 65 आ गया। उसको फिर 2.0 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.5। तो हमारा मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, 32.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था, देखो मेन में हम इसे कॉल कर रहे थे, किसको, ये मीन को। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें ही स्वैपिंग प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास। तो जो प्राइवेट डेटा है क्लास में उसको हम स्वैप करेंगे फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। तो देखो ये हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक है क्लास 2, एक है क्लास 1। तो क्लास 2 को हमने सिर्फ डिफाइन किया है यहाँ पर। तो क्लास 1 में देखो क्या हो रहा है, क्लास 1 जो है इसमें हमारे पास वैल्यू 1 हमारे पास वेरिएबल है, और इंट डेटा और डिस्प्ले और एक्सचेंज 3 हमारे पास फंक्शंस हैं। जो एक्सचेंज है वो हमारा फ्रेंड फंक्शन है। तो उसके बाद जो क्लास 2 है उसमें क्या है, हमारे पास वेरिएबल वैल्यू 2 है, इसमें भी इंट डेटा डिस्प्ले और एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज हमने इसको भी फ्रेंड बनाया है, इसको भी हमने फ्रेंड किया है।
तो उसके बाद वाइड एक्सचेंज, तो एक्सचेंज जो वाइड एक्सचेंज है उसमें हो क्या रहा है, उसमें हमारे पास टेम्प इक्वल्स टू हमने x डॉट वैल्यू 1 किया है और x डॉट वैल्यू इक्वल्स टू y डॉट वैल्यू, तो y डॉट वैल्यू में फिर हमने टैम्प करवाया। स्वैपिंग का पहले मतलब क्या होता है, स्वैपिंग का मतलब होता है कि डेटा को एक्सचेंज करना। जैसे हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास अगर कुछ भी है, जैसे a है और b है, अब हम इन्हें स्वैप करना चाहते हो। स्वैप का मतलब होता है जो इसमें है वो इसमें चला जाए, जो इसमें है वो इसमें चला जाए। तो बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें b आ जाएगा और इसमें a आ जाएगा। स्वैपिंग का मतलब ये होता है। तो हम इसमें यही परफॉर्म कर रहे हैं। पहले हम एक टेम्प लेंगे, उसमें x वैल्यू जो भी है उसको इंसर्ट कर देंगे, फिर हमारे पास जो है x वैल्यू इक्वल्स टू y वैल्यू हो जाएगी, फिर y वैल्यू को टेम्प में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है। मेन फंक्शन में देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, क्लास 1 का C1 है, क्लास 2 का C2 ऑब्जेक्ट है। तो C1 डॉट इन डाटा, तो इन डाटा C1 जो है वो अपनी क्लास को कॉल करेगा, उसमें जो आएगा, ठीक है। और उसमें 100 है। C2 में ये देखो इसमें हमारे पास 100 है, तो इसमें हमारे पास 200 है। तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम 100 को कर रहे हैं, दूसरे के थ्रू 200 को। तो उसके बाद वैल्यू बिफोर एक्सचेंजिंग, तो एक्सचेंज करने के बाद C1 डॉट डिस्प्ले क्या करवाएगा, C1 डॉट डिस्प्ले जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। और C2 डॉट डिस्प्ले हमारे पास आ जाएगा 100। तो इन दोनों को वो स्वैप कर देगा। पहले हमारे पास 100 और 200 था, अब क्या आ जाएगा, पहले 200 आ जाएगा, फिर हमारे पास 100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, जैसे ये उसके बाद हमने ये एक्सचेंज C1 C2 किया है। अच्छा, तो पहले हमारे पास था बिफोर, ओके, बिफोर वैल्यू एक्सचेंज, तो पहले हमारे पास यहाँ पर 100 आना था और फिर इसमें 200 आना था। तो स्वैपिंग के बाद तो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 200 और 100 आउटपुट में आना था। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।